इट्स डे 13 ऑफ आवर मास्टर सीरीज़ और आज हम बात करने वाले हैं मार्क्सवेल्स बेसिक्स की। जैसे कि हमने डे 11 और डे 12 में स्ट्रक्चरलिज्म कवर कर लिया है, तो अब हम बात करने वाले हैं मार्क्सिज्म की। जो लिटरेरी थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि क्या चीज़ें कैसे कैसे ऐड होती जा रही हैं, क्या क्या नज़रिए आपको जानने की ज़रूरत है। दैट ऑल कंबाइन द लिटरेरी थ्योरी पार्ट। जैसे कि ब्रिटिश लिटरेचर हम कवर कर चुके हैं साइकिल 1 में, डे 1 टू डे 10। अब हम डे 11 से जो हमारी नई साइकिल स्टार्ट हुई है 50 डे मास्टर सीरीज़ की, तो हम मार्क्सिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता दूं कि हम पेपर 1 भी कवर कराते हैं, जिसमें हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस में दे रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो द डोज यू नीड आप सर्च करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, वरना मैंने चैनल में के पोस्ट वाले सेक्शन में आप देख सकते हो या फिर वैसे भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको हर जगह मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आई एम थिंकिंग ऑफ शेयरिंग सम क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ, हम काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि आर यू इन दैट 240 स्ट्रिंग्स आई एम प्लानिंग। नहीं पता ये बात, चलो अभी साथ साथ में हम बता देंगे, कोई बात नहीं। और जैसे अगर आप मेरी क्लास में नए भी हो तब भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको कोई क्लिक बेट या फिर ऐसे हर मिनट्स पे हुक्स नहीं मिलने वाले हैं। टू बी वेरी क्लियर, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, आपका सिर्फ पढ़ने का मोटिव है, तो आप यहाँ रह सकते हो, वरना यू कैन सर्फ अराउंड ऑल द सोशल मीडिया है ना, आपका जहाँ जो मन करे आप वो कर सकते हो। आई एम नो वन जो मैं आपको रोकूं, कहूं कि नहीं मैं आपसे चटपटी बातें करूंगी तो भी आप इस क्लास में रुको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम पढ़ाई करेंगे, हाँ पढ़ाई करने के बीच में हम बहुत सारी हंसी मजाक कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट द केस कि हम हंसी मजाक ही कर रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब आपको यहाँ पे ना होप ना हुक सेल किए जाएंगे, साफ सीधी बात मिलेगी। तो अगर अभी तक कॉपी पेन नहीं उठाया है तो उठा लो, कॉपी पेन उठा के बैठ जाओ, क्योंकि हम मार्क्सिज्म बेसिक्स की तरफ स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब हम सबसे पहले जानना चाह रहे हैं कि मार्क्सिज्म है क्या। ठीक। मार्क्सिज्म समझने से पहले मैं आपको ये बात बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहती हूँ कि जो हमारा कंटेंट है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि जो आपको कीवर्ड्स दिख रहे हैं बोल्ड में या फिर और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ऐसी हैं, PYQ फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि आपको वही चीज़ पढ़ाई जाए जो आपको PYQs में डायरेक्टली देखने को मिलेगी। ठीक है। मुझे लगता है इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, इतनी चीज़ों में आप समझ चुके होंगे, आप फैमिलियर हो चुके होंगे कि हम क्या है, हमारा मोटिव क्या है ना। स्टडी वाइजली नॉट ब्लाइंडली। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कि मार्क्सिज्म है क्या, इसको एज अ लिटरेरी थ्योरी कैसे पढ़ते हैं। तो मार्क्सिज्म इज रिलेटेड टू पावर। ठीक, इतनी बात समझ लो पहले, मार्क्सिज्म इज रिलेटेड टू पावर। ठीक। तो अगर हम कहें तो मार्क्सिज्म इज नॉट जस्ट अ इकोनॉमिक थ्योरी for literary studies, it is a method of reading text that ask। ये क्या है, एक मेथड है टेक्स्ट को रीड करने का जिसमें वो पूछता है कि पावर किसके पास है। मतलब मैंने कहा ना, मार्क्सिज्म से ऐसे याद कर लो कि पावर, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में हम स्ट्रक्चर याद कर रहे थे, साइंस एंड दैट इज मेड अप ऑफ सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, फर्डिनेंट साहब की ये बातें है ना। और सारी भी बातें हमने देखी थी कि इसमें कितने नैरेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी बातें जिनको ऐसा नया नया सा लग रहा है कि आपने क्या बता दिया, तो मैं उनको बता दूं एक बार कि ये तो वो क्वेश्चंस है ना। एक बार मैं बस क्विक फिक्स करना चाहती हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने कराया क्या क्या है ना। मैंने ये कराया है, ऐसे मतलब हर एक चीज़ आपको कराई गई है, बहुत टेबलर फॉर्म में भी है, सब चीज़ें ट्रिक्स भी हैं, सब मतलब इट्स वर्थ योर टाइम कंटेंट। कि अगर आप आधा घंटा मुझे दे रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ उस आधे घंटे में आपने सीखा है। इट्स नॉट जस्ट कि मैं आपको सिर्फ कहानियाँ पिरो के बता रही हूँ, और ऊपर से मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रही हूँ जिसमें आपको वो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगी। तो इससे ज़्यादा एक सीरियस एस्पिरेंट को और क्या ही चाहिए होता है। अगर कुछ चाहिए होता हो तो मेरे को कमेंट डाउन करके बताना, आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू।
है ना। तो मार्क्सिज्म एक केवल इकोनॉमिक थ्योरी नहीं है, लिटरेरी स्टडीज़ में वो एक मेथड है ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को इस नज़रिए से पढ़ना कि आप जान पाओ हु हैज़ पावर, हु बेनिफिट्स, कि बेनिफिट किसको मिल रहा है, पावर किसके पास है। ये जो पावर वाली चीज़ आप जहाँ से जान पा रहे हो एक टेक्स्ट को पढ़ के, वो मेथड जो है रीडिंग टेक्स्ट का, वो दैट इज़ मार्क्सिज्म। वॉट डज दिस टेक्स्ट हाइड, कि उसमें क्या सिम्बलिज्म छुपा हुआ है। इट सीज लिटरेचर एज अ डीपली कनेक्टेड टू द सोशल कंडीशन विद इन विच इट प्रोड्यूस्ड। ये मार्क्सिज्म किससे रिलेटेड है, एक जो सोशल कंडीशंस चल रही हैं, मतलब पावर किसके पास है, किसको फ़ायदा मिल रहा है, तो जो सोशल कंडीशंस मिल रही हैं उसमें लिटरेचर को देखा जाता है कि कैसे वो सोशल कंडीशंस के साथ में कनेक्टेड है डीपली, उसका क्या सिंबलिज्म निकल रहा है, उसकी क्या बात निकल रही है। तो मुझे लगता है आपको इतना अभी तक समझ आ गया होगा कि मार्क्सिज्म इज़ अबाउट अ मेथड ऑफ रीडिंग टेक्स्ट, जिसमें हमें पता लगता है कि हु हैज़ पावर, हु बेनिफिट्स एंड व्हाट डज दिस टेक्स्ट हाइड। ठीक, ये केवल एक इकोनॉमी थ्योरी नहीं है, ये लिटरेरी स्टडीज़ में बताता है कि पावर किसके पास है, सोशल कंडीशंस क्या हैं। ठीक, a novel is just a story. It is a product of historical movement shaped by class struggle, economic conditions and dominant ideology. ये देखो, ये वही बात है कि क्लास स्ट्रगल, इकोनॉमिक कंडीशन एंड डोमिनेंट आइडियोलॉजी। इसी में यूजीसी नेट क्या टेस्ट करता है, ये टेस्ट करता है कि मार्क्सिस्ट के कॉन्सेप्ट, मैं सारी चीज़ें आपको लिख के दे रही हूँ। क्यों लिख के दे रही हूँ, कि इन केस कुछ बच्चे महान जो सोचते हैं कि हम पीडीएफ से पढ़ लेंगे, है ना, तो उन वो चीज़ें मिस आउट ना कर दें, इसलिए मैं आपको चीज़ें सब लिखे भी दे रही हूँ कि यूजीसी नेट क्या क्या पूछ लेता है, कि मार्क्सिस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, उनमें की टर्म्स क्या है, मार्क्सिस्ट और कार्ल मार्क्स और एंजल्स का आइडिया क्या है लिटरेचर पे, और कैसे मार्क्सिज्म अदर थ्योरीज से अलग है। तो ये सारी चीज़ें पूछता है, यही सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये तो हमें समझ आ गया कि पावर किसके हाथ में है, ये तो हमें समझ में आ गया कि हम टेक्स्ट को इस नज़रिए से पढ़ें कि हम जान पाएँ कि डोमिनेंट आइडियोलॉजी किसकी चल रही है, सत्ता किसकी चल रही है। बट द थिंग इज़ कि हम पहले जान तो लें कि ये लाया कौन, इसमें कौन मेन इंसान था, है ना। तो उसको जानने के लिए हमें दो की फिगर्स जानने पड़ेंगे, एक कार्ल मार्क्स, एक फ्रेडरिच एंजल्स। इन दो को जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं कार्ल मार्क्स से। 1883 टू 1883 इनका टाइमलाइन, 1818 टू 1883 इनका टाइमलाइन है। मुझे नहीं मालूम इससे पहले मैंने क्या बोला। हाँ, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मैंने 1883 दो बार बोला है, बट इट इज़ 1880 टू 1883। ठीक, ये कौन है, ये जर्मन फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिक्स्ट हैं, रिवोल्यूशनरी हैं। ठीक, इनने क्या लिखा है, कोरोट किया है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विद एंजल्स। एंजल्स के साथ इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किया। इनका मेजर वर्क जो है डास कैपिटल, इसमें ये कैपिटलिज्म का एनालिसिस करते हैं। मतलब मैं आपको फालतू चीज़ें पढ़ाने में विश्वास नहीं रखती हूँ कि आप ब्लाइंडली कुछ भी पढ़ते चले जाओ, इसलिए मेरा है कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ वाइजली चीज़ें पढ़ो और आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि यहाँ जितने भी बच्चे हैं उनका बेसिक जो उद्देश्य होगा वो ये होगा कि आई हैव टू एस द एग्ज़ाम, आई हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम, है ना। क्योंकि जो बच्चे वो होते हैं ना जो डीपली रिसर्च में जाने चाहते हैं, या उनका बहुत रिसर्च बेस्ड ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, तो वो बच्चे इतने काबिल होते हैं कि वो, क्योंकि वो इंटरेस्टेड होते हैं तो वो अपने आप चीज़ें रिसर्च करते हैं कि उनको और डेप्थ चाहिए, और डेप्थ चाहिए। क्योंकि हाँ, वी आर रनिंग वेरी एट अ मिनिमल पेस कि हम आपको चीज़ें बहुत कायदे से कराना चाह रहे हैं, और 50 दिन में हम आपको भले ही थ्योरी, रिवीजन, प्रैक्टिस, मैराथन्स ऑफ लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब चीज़ें हम करा देंगे क्योंकि हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है। बट द थिंग इज़ कि हम चाहते हैं कि कैसे लिमिटेड टाइम, क्योंकि 50 दिन इज़ लाइक अ वेरी स्मॉल नंबर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम यू वॉन्ट टू क्वालिफाई, है ना। तो हमने फाउंडेशन सीरीज़ चलाई थी, अगर आपको याद हो फाउंडेशन सीरीज़, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो प्लीज़ फाउंडेशन सीरीज़ करके आओ, वो भी फ्री है। मास्टर सीरीज़ भी फ्री है। अगर आप समझ रहे हो कि आपको नॉलेज है, चीज़ें हैं, तो कोई बात नहीं, आप आ जाओ, पढ़ लो, आपका भला हो जाएगा, है ना। क्योंकि एमसीक्यू में आपको
ऐसे कीवर्ड्स ही काम आएंगे। ऐसे डिटेल्ड आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं है कि आपको हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो इनके मेजर वर्क हमने देख लिए। अब अगली बात हम देखते हैं आवर कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। जो 1859 का वर्क है, ये की फॉर लिटरेरी थ्योरी प्रिफेस हैज़ द बेस स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर मॉडल ऑल्सो द जर्मन आइडियोलॉजी 1846 विद द एंजल्स आइडियोलॉजी कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है। अब बात क्या है, बात ये आ रही है बेटा, बात ये आ रही है कि जो कार्ल मार्क्स हैं, अगर मैं इनकी कहानी तुम्हें बताऊं तो ये जर्मन फिलोसोफर हैं, इकोनॉमिक्स्ट हैं और रेवोल्यूशनरी हैं। उसके साथ साथ जो इनके काम हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, इन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं, इन्होंने कोरोट किया है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में एंजल्स के साथ, है ना। इनके मेजर वर्क डास कैपिटल अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार भले ही समरी जानना बट पढ़ लेना, है ना। और जिसमें इन्होंने एनालिसिस किया है किसका, कैपिटलिज्म का। और वहीं इन्होंने प्रिफेस दिया है बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल का, किसमें दिया है, अ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो ऐसे करके पूछ लेते हैं कि एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म कौन से वर्क में हुआ है, या फिर बेस सुपर स्ट्रक्चर का प्रीफेस वाली चीज़ कहाँ पे आई है ना, या फिर आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है। तो वही सारी मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। वहीं अगर मैं फ्रेडरिच एंजल्स की बात करूँ 1820 टू 1895, ये भी जर्मन फिलोसोफर थे, लाइफ लॉन्ग कोलैबोरेटर ऑफ मार्क्स के साथ इन्होंने हमेशा कोलैब किया है चीज़ें, इनकी कोरोट इन्होंने किया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसीलिए ये दो फिगर साथ में पढ़े जा रहे हैं और ये साथ में ही काम कर रहे हैं। इन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों ने मिलके किया है। इनके जो लेटर टू क्रिटिक्स हैं, जिसमें लेटर टू ब्लॉच हार्कनेस इम्पॉर्टेंट फॉर लिटरेरी थ्योरी, एंजल्स praised Belzec despite his reactionary politics, shows literature can reveal truths, है ना। बेल्जेक जिनको नहीं मालूम है, बेटा कहाँ सो रहे हो, ये बताओ। तुमने डे 11 डे 12 नहीं किया है ना, है ना, नहीं किया है ना, क्यों नहीं किया है। अगर तुमको तैयारी करनी है तो बी अ सीरियस एस्पिरेंट और एक लाइन में चलो। मैं ये नहीं कह रही मेरी सीरीज़ फॉलो करो, तुम किसी की भी करो, बट एक लाइन में चलो, एक सीक्वेंस में चलो, क्योंकि जो भी सीरीज़ चल रही होती है उसमें इंसान कोशिश करता है। ये मैं ऐसे वन शॉट मैराथन्स तो ले नहीं रही हूँ, है ना, क्योंकि मैं सारा 1 घंटे में कर दे रही हूँ। द थिंग इज़ कि अगर कोई सीरीज़ चल रही है और वो भी आपके बेनिफिट के लिए फ्री में चल रही है, वो भी पेड क्लास वाला कंटेंट आपको मिल रहा है, तो ये समझो कि आपको सीरीज़ में चलना है। सीरीज़ में चलने का मतलब है कि आप एक लेन में चलो, लाइक डे 11 डे 12। अगर मैं कह रही हूँ कि साइकिल 2 स्टार्ट हो रही है, तो मैं नहीं कह रही कि डे 1 से डे 10 तक आपको आता है, नहीं आता है। डे 11 से तो आना ही चाहिए। अभी 13 हुआ है, तो अभी तक अगर सोचो, अगर आपने बेसिक ही नहीं जाना है, स्ट्रक्चरलिज्म ही नहीं जाना है लिटरेरी थ्योरी में, आप आगे हो कार्ल मार्क्स पे। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स आएंगे क्योंकि उसके बाद ही ये आया है ना। अब कुछ टर्म्स आएंगे, अब आप बैठे रह जाओगे। इसलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं इतना आपको बार बार बोल दे रही हूँ। बाकी आपकी मर्जी, एज यू विश, है ना। अगला अगर हम देखें तो ये जो ब्लेजेक एग्जाम्पल है, ये बहुत पूछा जाता है। तभी मैं आपको कह रही हूँ कि आप अगर नहीं जान रहे हो तो क्या जान रहे हो। चलो ये आपका होमवर्क है, अगर आप नहीं जान रहे हो, है ना, तो इसके बारे में चाहे खुद से रिसर्च करो, वरना आई विल सजेस्ट कि आप डे 11 और डे 12 करो। ठीक, ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज़ आपको बताऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी, मैं दोबारा भी बताऊंगी, बट आई वॉन्ट कि यू ट्राई ओन सेल्फ, कि आप खुद से चीज़ें जानने की कोशिश करो, आपके अंदर वो इंटरेस्ट पैदा हो पाए कि क्या होता है, कैसे नहीं होता है। अभी मैं और चीज़ें भी बताऊंगी, आप जानते जाओगे, समझते जाओगे। अगर आप नए हो तो आप मेरा तरीका थोड़ा सा देरी में समझ पाओगे, बट यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट माय टीचिंग स्टाइल इज। ठीक, बेस सुपर स्ट्रक्चर ये क्या है, फाउंडेशन है मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी का। जैसे मैंने तुमसे कहा, आपको मैंने बताया कि कि बेस सुपर स्ट्रक्चर क्या है, फाउंडेशन है मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी का। और इसके साथ आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि सबसे पहली बात, मार्क्सिज्म किससे रिलेटेड है, पावर से, आइडियोलॉजी से। ठीक,
तो यहाँ पे बेस सुपर स्ट्रक्चर का क्या काम हो रहा है, ये फाउंडेशन है मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी की। और आप ऐसा समझ लो कि जैसे एक सोसाइटी है वो बिल्डिंग है, ठीक है, थिंक ऑफ सोसाइटी एज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है, ठीक। तो आप इमेजिन करो कि एक हाउस है, एक घर है, ठीक, एक घर है जिसमें फाउंडेशन है यानी कि बेस है, जो मैं आपसे कह रही हूँ अपना बेस स्ट्रॉन्ग रखो, बेस स्ट्रॉन्ग रखो, है ना। फाउंडेशन है, बेस है। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये क्या है, बेस। ये क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। हु ओन्स वॉट, हाउ थिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, वो सारी चीज़ें ये बेस में आ रही हैं, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आ रही हैं। फिर इसमें क्या है, वॉल्स हैं, रूफ है, ये सारा ऊपर वाली चीज़ क्या है, ये सुपर स्ट्रक्चर है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक बेस, एक सुपर स्ट्रक्चर। बेस क्या होगा, एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कहलाता है, और सुपर स्ट्रक्चर क्या होता है कि सारी चीज़ें जो उसके ऊपर बनती जाती हैं, लाइक लॉ, पॉलिटिक्स, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर, एजुकेशन, फिलॉसफी। ठीक, आ गया समझ में? नहीं आया फिर से समझा देती हूँ, आओ। बेस क्या है, बेस है इकोनॉमिक बेस। मतलब आप सोचो, ऐसा समझ लो कि अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आपके कितने भी बड़े ख्वाब हों पूरे ही नहीं हो सकते, है ना। तो आपका इकोनॉमिक बेस होना ज़रूरी है। तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, अगर इकोनॉमिक बेस है लाइक टूल्स, लेबर, टेक्नोलॉजी है, और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है लाइक कौन उसको ओन कर रहा है ना, जिसमें हमारे पास आता है वर्कर्स और प्रोलेटरिएट, है ना। तो कौन ओन कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके पास कितनी पावर है, वो सारी चीज़ें किसके पास आ जा रही हैं, बेस के पास। और सुपर स्ट्रक्चर क्या है, ऑल इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज डेट अराइजेस फ्रॉम द बेस। एक बेस के होने से जितनी चीज़ें अराइज कर रही हैं, जितनी चीज़ें उठ रही हैं, लाइक ये बेस है और इसके ऊपर है सुपर स्ट्रक्चर। ये नहीं बता रही हूँ मैं, ये बेस है और इसके ऊपर है, अरे जस्ट अ मिनट, ऐसा समझ लो, ये बेस है, इसके ऊपर है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, ऐसे आ गया समझ में। तो बेस क्या है, आपका फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है जो इम्पॉर्टेंट है, लाइक कौन से टूल्स लग रहे हैं, लेबर लग रही है, टेक्नोलॉजी लग रही है, और वो चीज़ें ओन कौन कर रहा है ना, हु ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक बेस। आ गया समझ में। अगली बात अगर मैं करूँ सुपर स्ट्रक्चर की, ऊपर वाला क्या है, सुपर स्ट्रक्चर, नीचे वाला क्या है, बेस, इकोनॉमिक बेस। सुपर स्ट्रक्चर क्या है कि ऑल इंस्टीट्यूशन एंड आइडियाज अराइजेस। अब इसके ऊपर ही तो सुपर स्ट्रक्चर है, तो यहाँ से जो चीज़ें ऊपर उठ के जा रही हैं, लाइक रिलीजन हो गया, लॉ हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारा क्या है, सुपर स्ट्रक्चर। तो इनका कहना ये था कि एक सोसाइटी में पहले इकोनॉमिक बेस मैटर करता है और फिर बनता है सुपर स्ट्रक्चर। तो की क्लेम क्या है, द बेस डिटरमाइंस द सुपर स्ट्रक्चर, कि बेस के होने से ही सुपर स्ट्रक्चर डिटरमाइन होता है। इकोनॉमिक कंडीशन ही, जो मैं कह रही हूँ इकोनॉमिक बेस, कि पैसा होगा तभी तो सारे सपने पूरे हो पाएंगे, पैसा ही तो मेन है। तो की क्लेम इनका क्या था कि हर एक सोसाइटी में जो बेस होता है वो डिटरमाइन करता है कि उसका सुपर स्ट्रक्चर कैसा होगा। अब मुझे लगता है समझ आ गया होगा कि आपके पास 10 रुपये है तो आप चाय पी रहे हो, आपके पास 100 रुपये है तो आप कॉफ़ी पी रहे हो। तो ये क्या है, आपका जो इकोनॉमिक बेस है वो डिटरमाइन कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आपका सुपर स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, आपका रिलीजन, आपका लॉ, आपका पॉलिटिक्स, आपका आर्ट, आपका कल्चर, आपका इंटेलेक्चुअल लाइफ कैसी हो रही है ना। अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपका इकोनॉमिक बेस कैसा है। बट मार्क्स ऑल्सो एक्नॉलेज द सुपर स्ट्रक्चर कैन रिएक्ट बैक ऑन द बेस। कई बार सुपर स्ट्रक्चर रिएक्ट बैक बिगड़ देता है बेस में। इट इज़ नॉट वन वे स्ट्रीट। एंजल्स क्लैरिफाइड दिस इन हिज लेटर। एंजल्स ने अपने लेटर्स में ये चीज़ क्लैरिफाई की कि कार्ल मार्क्स ने यही बात तो क्लेम की कि बेस जो है वो डिटरमाइन कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर को। ये जो लाइन मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये चुपचाप कॉपियों में लिखते रहना, कथा नहीं चल रही है जो हाथ पे हाथ धर के बस सुन रहे हो 2x पे करके, समझ रहे हो। चलो, इसलिए मैंने यूट्यूब शॉर्ट 2x पे डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है कि लोगों को तो बस ऐसे वो भड़बड़ाती हुई आवाज़ चाहिए जो बस फटाफट 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 सुनाई दे जाए, है ना। चलो, की क्लेम की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ आ गया कि इनका कहना था कि जो बेस है वो डिटरमाइन कर रहा है सुपर स्ट्रक्चर को, ठीक। पर
मार्क्स ने ये भी एक्नॉलेज किया कि सुपर स्ट्रक्चर कई बार रिएक्ट बैक भी कर देता है बेस पे, क्योंकि ये वन वे स्ट्रीट नहीं है, ये एंजल्स ने किया। अब लिटरेचर में क्या है, लिटरेचर में ये है कि अ नॉवल इज़ अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। नॉवल क्या है, एक पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर है। कैसे सुपर स्ट्रक्चर है, शेप्ड बाय एंड इन टर्निंग शेपिंग द इकोनॉमिक बेस। इकोनॉमिक बेस के चलते, मतलब मेन चीज़ के चलते कैसे वो चेंज हो रहा है, कैसे शेप किया जा रहा है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन ये है कि देखो, अ मोड ऑफ प्रोडक्शन कि चीज़ आ कहाँ से रही है। हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क में आपको बता दूँ, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एट द हिस्टोरिकल एज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टूल्स, लेबर, सारी चीज़ें लग रही हैं और साथ में उनको ओन कौन कर रहा है, दैट द मोड ऑफ प्रोडक्शन। अ मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की फोर्सेस का एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन और उसके साथ उनका रिलेशन कि उसको ओन कौन कर रहा है। मार्क्स आइडेंटिफाइड हिस्टोरिकल एजेस, उन्होंने हिस्टोरिकल एज स्टेजेस भी आइडेंटिफाई की कि कैसे प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्लेवरी आई, फिर फ्यूडलिज्म आया, फिर कैपिटलिज्म आया, फिर सोशलिज्म आया एंड देन कम्युनिज्म आया। अब आई होप कि आपको इन सारे वर्ड्स के मतलब पता होंगे, है ना। यू बीइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, आई कैन क्लियरली एक्सपेक्ट कि आपको इनके मतलब पता होंगे कि व्हाट इज़ प्रिमिटिव कम्युनिज्म, व्हाट इज़ स्लेवरी, व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म, व्हाट इज़ कैपिटलिज्म, व्हाट इज़ सोशलिज्म एंड व्हाट इज़ कम्युनिज्म। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप जानने की कोशिश करिए, वरना आप पूछिए, है ना, पूछिए मुझसे। अब आप कहोगे कैसे पूछे मैम, मैं तो देखिए लास्ट टाइम पे रहूँ, तो रुको मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। मैं आपकी हेल्प ऐसे करा देती हूँ, देखो इट्स वेरी सिंपल कि मैं आपको तुरंत मतलब बता दूँ, बट कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं कि अब मैं आपको स्लेवरी का मतलब थोड़ी बताऊँगी, अब मैं आपको कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का मतलब नहीं बताऊँगी, है ना। क्यों नहीं बताऊँगी, आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा एंगेज करने की कोशिश करो, आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करो कि चीज़ें हैं क्या, कि बस हम अंधाधुंध पढ़ते जा रहे हैं, बस जो कीवर्ड्स हैं उनको रटते जा रहे हैं या उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपकी हेल्प मैं ऐसे कर सकती हूँ कि जिन बच्चों को पता है ना, जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कह रहे हैं अरे मुझे तो पता है, आप खाली में इतना सुना रही हो इतनी देर से, तो उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आपको अगर पता है तो आप अपनी शर्म हया हटा के, शाइनेस हटा के कमेंट सेक्शन में इन सारे वर्ड्स का मतलब लिख दो, जिससे जिन्हें नहीं पता है वो देख लेंगे, उनका भला हो जाएगा, है ना। शेयर द नॉलेज यू हैव। अगर आपको पता है तो यू हैव टू कमेंट डाउन। और क्योंकि जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं 240 बच्चों की ऐसे लिस्ट बना रही हूँ, ऐसे एस्पिरेंट्स की जो कंसिस्टेंट भी हैं, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी है जिनका, और जो कहीं ना कहीं सीरियस है अपने गोल को लेके, तो उन बच्चों की मैं 240 बच्चों की लिस्ट बना रही हूँ। आप देखते हैं कि आपका उसमें नाम आता है कि नहीं आता है। तो नाम ऐसे ही आ पाएगा कि कितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितना आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, है ना, कितना चीज़ों में इंगेज कर रहे हो। उससे ये होगा कि आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि मेरे को जब पता लगेगा कि आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो मैं आपको अलग से और चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी जो आपको जानने के लिए ज़रूरी हैं। और एक दो मेरे पास सरप्राइज गिफ्ट भी हैं दैट आई हैव टू गिव अवे। ओके, ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंजन ऑफ स्टोरी। जैसे हिस्ट्री हो या फिर प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो, तो हमेशा क्या होता है कि एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहता है हर स्टेज पे, चाहे प्रिमिटिव कम्युनिज्म वाले पे हो, चाहे स्लेवरी में हो, है ना। हर जगह एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा। जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, है ना, वही चीज़ को इन्होंने बताया कि फॉर लिटरेरी थ्योरी लिटरेचर ऑफ ईच पीरियड रिफ्लेक्ट द मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट एरा। विक्टोरियन नॉवल रिफ्लेक्ट इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। जैसे लिटरेचर में अगर हम देखें तो हर एक पीरियड जिनको ये बिल्कुल नया लग रहा है कि क्या अब क्या आ गया मैम, अब क्या आ गया, ये विक्टोरियन कहाँ से आ गया इसमें, तो उनको मैं ये टेबल दिखाना चाहती हूँ जो मैं सबको दिखाती हूँ मोस्टली हर लेक्चर में, कि मैं उनको ये याद दिला देती हूँ कि ये बेसिक पीरियड हैं तुम्हारे, चाहे ये विक्टोरियन हो, रोमांटिक हो, न्यू क्लासिज्म हो, है ना। ये देखो, इसमें मैंने आपको सारा ट्रिगर इवेंट, सारी चीज़ें दे रखी हैं।
तो वो कह रहे हैं विक्टोरियन में जैसे इंडस्ट्रियल स्क्वेलर था, है ना, तो डार्विन की थ्योरी थी, तो उस टाइम पे वैसा क्लास कॉन्फ्लिक्ट था, वैसी उनकी इंडस्ट्रियल थ्योरीज निकल के आ रही थी, कैपिटलिज्म वाली चीज़ निकल के आ रही थी। तो हर एक उसका अपना बेस स्ट्रक्चर होता है, सुपर स्ट्रक्चर होता है लिटरेचर में। हर एक पीरियड मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? मोड ऑफ प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे विक्टोरियन में क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है? इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। आ गया समझ में? की टर्म्स आपको क्या याद रखना है कि फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर और टूल्स, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या है? उनकी ओनरशिप, उनका वेजेस। तो मुझे लगता है आपको बेस और सुपर स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंजन ऑफ हिस्ट्री, दैट इज क्लास एंड क्लास स्ट्रगल। कि क्लास क्या है और क्लास स्ट्रगल क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आपको बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी। अब मैंने आपको प्रोलेटरिएट वहीं पे नहीं बताए, क्यों नहीं बताए? ये बताओ कि जो मैं इतनी सारी चीज़ें डिज़ाइन करके लाई हूँ वो मैं कुछ दिमाग लगा के ही डिज़ाइन करके लाई हूँ ना। अब आप लोग क्या चाहते हो कि पहले ही क्लास में, पहले ही 10 मिनट में, आप तो 10 मिनट भी देखना नहीं चाहोगे, है ना, कि पहले ही 5 मिनट में आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी जाएं कि आप डर जाओ और अगले हफ्ते भर पढ़ाई मत करो, है ना। तो ऐसा नहीं है। मैं सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली चलाना चाहती हूँ और मैं ऐसा अंधाधुंध कुछ भी पढ़ाने के फेवर में नहीं हूँ, है ना। क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ द इंजन ऑफ हिस्ट्री। अब मैंने आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि यहाँ पे इंजन ऑफ हिस्ट्री है, कि ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन कॉन्फ्लिक्ट। इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब अगली बात मैं क्यों इतना अलग से लेके आई हूँ, सोचो, आइडियोलॉजी भी अलग से लेके आई हूँ, तो थोड़ा सब्र रखा करो, है ना। अभी मैं ऐसे ही बताऊँगी कि ऐसे ही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर मैं आपको तुरंत नहीं बता रही हूँ तो आप पढ़ने का, मेरे पढ़ाने का स्टाइल थोड़ा समझिए कि मैं आपको चीज़ें बताऊँगी सारी, बट यू हैव टू बी पेशेंट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, कि आपको सब बता दिया जाएगा, सब करा दिया जाएगा, है ना। और रोज़ का रोज़ कितना रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मेरे को एक बार कमेंट डाउन करके बताओ कि कितने दिन कंसिस्टेंट रहे हो। अभी 13 डे है, अपना स्कोर बताओ। और पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए ये भी बताना, क्योंकि पेपर 1 को अगर छोड़ रहे हो तो भाई साहब दिक्कत होने वाली है तुमको, ठीक। और जो मैं पीडीएफ शेयर की हूँ लॉजिकल रीजनिंग की, उसके क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। टेलीग्राम से नहीं जोड़े हो तो जोड़ जाना। चलो, क्लास एंड क्लास स्ट्रगल की अगर मैं बात करूँ तो क्लास और क्लास स्ट्रगल में जैसे हमें पता है कि सोसाइटी है वो क्लासेस में डिवाइड होती है बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इतना मैंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अभी तक बता दिया है तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो। मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट एरा हम क्या देख रहे थे कि जैसे विक्टोरियन में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म चल रहा था, वैसे ही वो कह रहे हैं कि कुछ भी क्लास, कुछ भी स्टेज चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, वो एक क्लास में कॉन्फ्लिक्ट रहता ही है ना। क्लास कॉन्फ्लिक्ट रहता है मतलब सोसाइटी ऊपर नीचे ऐसी चीज़ें एक रहती हैं कि अंतर रहता ही है ना। अंतर होगा तो लड़ाइयाँ होंगी, तो वही होता है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। तो सोसाइटी जो है वो ऐसे क्लासेस में डिवाइडेड है, ऐसे बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। अब इसमें हमको 2 क्लास देखने को मिलती हैं, एक कैपिटलिस्ट और एक वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास को हम कह देते हैं प्रोलेटारिएट, और कैपिटलिस्ट क्लास मतलब जो आप कह सकते हो जिन जो ओन कर रही है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, डैट इज द वर्गियोस, ठीक। हाँ, सॉरी अगर आप इसको कुछ और प्रोनाउंस करते हो, है ना। चलो, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास में अगर मैं देखूं तो कैपिटलिस्ट क्लास आप ओन करती है मीन ऑफ प्रोडक्शन को। ये जो मैं मीन ऑफ प्रोडक्शन कह रही हूँ कि जिसमें आ रहा है फैक्ट्रीज, लैंड, कैपिटल, तो ये किसके अंडर होती है? कैपिटलिस्ट क्लास के। और वर्किंग क्लास के में क्या है कि ओन्स नथिंग बट देयर लेबर, ओन लेबर, कि वो मजदूरी कर रहे हैं, वो अपनी खुद का काम बस कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं। मस्ट सेल इट टू सर्वाइव, क्योंकि ज़िंदा रहना है, पैसा कमाना है, चीज़ें करनी है। तो वर्किंग क्लास और कैपिटलिस्ट क्लास ये 2 क्लास रही हैं जिनका स्ट्रगल आपको दिखाया गया है। ओपनिंग लाइन ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी मैंने पढ़ाया था। 2 लोगों ने को ऑथर किया है, किन ने? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स। तो इन्होंने क्या लिखा है अपने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कि द हिस्ट्री ऑफ
all heterodox existing society is the history of the class struggles. कि जितनी भी एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ रही हैं उनकी जो हिस्ट्री है वो उनके क्लास स्ट्रगल्स के थ्रू देखी जाती है। ठीक, लिटरेचर में क्या है कि जैसे कैरेक्टर्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रेजोल्यूशंस इन लिटरेचर ऑफन एनकोड क्लास टेंशंस, है ना। जैसे हम मेटाफिजिकल पीरियड देख रहे हैं या फिर रोमांटिक पीरियड देख रहे हैं तो हम एक वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट देख पा रहे थे हर एक पीरियड में, हर एक एरा में, और उनके अंदर कैसे वो भावना थी। एक लोग कह रहा था कि नेचर को बहुत प्यार करो, ये करो, एक कह रहा था नहीं करो, है ना, ऐसे वाला। इवन इफ नॉट ऑब्वियसली पॉलिटिकल नहीं भी है तब भी वो एक कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है। अब इसमें ये जो कीवर्ड आया है एलिनेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें लिख लो, हाथ बांधे मत बैठो, पानी पियो और दिमाग खोलो। एलिनेशन क्या होता है? वर्कर्स बिकेम estranged फ्रॉम देयर लेवल्स, इट प्रोडक्ट फेलो ह्यूमंस एंड देयर ओन ह्यूमन नेचर अंडर कैपिटलिज्म। ठीक, तो एलिनेशन समझ में आ गया कि वर्कर्स जो हैं वो उन्हें अलग कर दिया जा रहा है उनकी लेबर, उनके प्रोडक्ट, उनके फेलो ह्यूमंस से, और उनके ओन ह्यूमन नेचर अंडर कैपिटलिज्म, मतलब अलगाव। ठीक, अब हमने क्या क्या देख लिया? हमने पावर देख ली, मोड ऑफ प्रोडक्शन देख लिया, बेस सुपर स्ट्रक्चर देख लिया, क्लास स्ट्रगल देख ली, क्लास देख ली, कौन कौन सी क्लास थी, कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी। अब हम बात कर रहे हैं आइडियोलॉजी, जो सबसे ज़्यादा लिटरेचर रेलिवेंट है। हम बात करेंगे आइडियोलॉजी क्या है। आइडियोलॉजी इज़ लाइक कि कौन क्या कैसे सोच रहा है, एक सिस्टम ऑफ आइडियाज़, बिलीव्स, वैल्यूज द रूलिंग क्लास प्रमोट एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल टू मेंटेन इट्स पावर। जो रूलिंग क्लास होती है वो एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स, आइडियाज़ और वैल्यूज़ को ऐसा नेचुरल बना देती है, यूनिवर्सल बना देती है अपनी पावर को मेंटेन रखने के लिए। डेट इज़ आइडियोलॉजी। कि जो हम कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तो हमारे यहाँ जो ऐसा ही होता है डेट इज़ द आइडियोलॉजी। ठीक है, आइडियोलॉजी क्या है? सिस्टम ऑफ आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज दैट द रूलिंग क्लास प्रमोट एज अ नेचुरल एंड यूनिवर्सल टू मेंटेन इट्स पावर। ठीक, इसकी फेमस लाइन क्या है? जर्मन आइडियोलॉजी से ये है इसकी फेमस लाइन, द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास इन एवरी इपोच द रूलिंग आइडियाज। जो रूलिंग क्लास का आइडिया होता है ना, वो कहीं ना कहीं द आइडियाज ऑफ द रूलिंग क्लास आर इन एवरी इपोच, मतलब हर एक छोटी से छोटी आप नज़रिए में देख सकते हैं कि कैसे वो रूलिंग आइडियाज़ कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ये लाइन याद रखना क्योंकि ये पूछ ली जाती है। द आइडियाज़ ऑफ द रूलिंग क्लास आर इन एवरी इपोच द रूलिंग आइडियाज़। ठीक, अब कुछ को लगेगा इपोच का मतलब क्या होता है? इपोच का मतलब बेटा ये होता है युग, एरा, है ना। तो हर एक एरा में जो उसके रूलिंग आइडियाज़ होते हैं वही कहीं ना कहीं रूलिंग क्लास के आइडियाज़ होते हैं, मतलब आप समझ पा रहे होगे। आइडियोलॉजी मेक्स द कंस्ट्रक्टेड सीम नेचुरल, ऐसे कंस्ट्रक्ट कर देते हैं जो नेचुरल लगने लगती है। लाइक कैपिटलिज्म सीम्स लाइक ओनली पॉसिबल इकोनॉमिक सिस्टम। वहीं पे बात आती है फॉल्स कॉन्शियसनेस की, जो आपको याद रखनी है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फॉल्स कॉन्शियसनेस इज लाइक व्हेन oppressed classes accept the internalize the ideology of the ruling class as their own। कि वो मान लेते हैं, जो ऑपरेस्ड क्लास होती है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेते हैं और इंटरनलाइज कर लेते हैं रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को, जैसे कि वो उनकी खुद की हो। ठीक, मतलब राजा जो कह रहा है भले ही उन्हें नुकसान हो रहा है, भले ही वो ऑपरेस हो रहे हैं, बट वो मान लेते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, हम तो ऐसा ही करते हैं। डैट इज़ फॉल्स कॉन्शियसनेस। कि आप अपना नहीं देख रहे हो कि वो चीज़ आपको नुकसान दे रही है, नहीं दे रही है, बट यू आर इनटू इट कम्प्लीटली और आप उसको अपना मान ले रहे हो। ठीक, लिटरेचर में हम देखते हैं कि लिटरेरी टेक्स्ट जो हैं वो डोमिनेंट आइडियोलॉजी को रेनफोर्स कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको एक्सपोज और चैलेंज कर रहे हैं। द क्रिटिक्स जॉब इज टू अनमास्क दिस। और क्रिटिक क्या करते हैं? बस इन्हीं सारी चीज़ों को अनमास्क करते हैं, एक तरह से दिखाते हैं सोसाइटी को कि दिस इज़ नॉट यू हैव टू फॉलो।
कमोडिटी फेटिज्म की बात मैं करूँ तो इन कैपिटलिज्म सोशल रिलेशन बिटवीन पीपल टेक ऑन द अपीयरेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कमोडिटीज। कैपिटलिज्म में क्या हो रहा है कि जो सोशल रिलेशन है लोगों के बीच में वो कहीं ना कहीं ले रहे हैं अपीयरेंस ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड कमोडिटी। जो लोगों के बीच के रिलेशन है, जो लोगों कमोडिटी के बीच के रिलेशन है, उसको कहीं ना कहीं एज अ सोशल रिलेशन की तरह कैपिटलिज्म में लिया जा रहा है। दैट इज कमोडिटी फेटिज्म। ठीक, मुझे वैसे लगता है कि अगर आपको मेरा बोला हुआ आपको बहुत घुमा हुआ लग रहा है, बट द थिंग इज़ कि मैंने लिखा बहुत सीधे तरीके से है, तो आपको हो सकता है लिखा हुआ जल्दी समझ में आ जाए। तो अगर आपको आ गया है दैट्स वेल एंड गुड। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की अगर मैं बात करूं, अब ये इस पॉइंट तक लोगों को लगने लगा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम, ये क्या क्यों पढ़ रहे हैं, कार्ल मार्क्स को पढ़ तो लिया, तो बेटा हम ये कार्ल मार्क्स को ही पढ़ रहे हैं, उनके साथ जो फ्रेडरिक एंगल्स हैं उनको ही पढ़ रहे हैं। बाकी और जितने की फिगर्स हैं वो उनके बारे में तो हम कल बात करेंगे। आज हम उन्हीं के जितनी आइडियोलॉजी है, जितनी उनकी चीज़ें हैं, वही सब पढ़ रहे हैं। दैट इज़ अगला जो हमने क्लास स्ट्रगल पढ़ा है ना, आइडियोलॉजी पढ़ी, बेस सुपर स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ये जो हिस्ट्री ऑफ इंजन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद अब हम पढ़ रहे हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। इसमें क्या है कि कार्ल मार्क्स जो हैं उन्होंने अडेप्ट किया हेजल्स डायलेक्टिक, मतलब थीसिस टू एंटीथेसिस टू सिंथेसिस, मतलब तुम थीसिस से एंटीथेसिस की तरफ जाके फिर कुछ सिंथेसिस करोगे, बट इट गिव अ मटेरियलिस्टिक बेसिस। अब हेजल क्या है? हेजल हिस्ट्री इज ड्रिवन बाय डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज स्पिरिट, दैट इज आइडियलिज्म। आइडियलिज्म क्या है कि हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं आइडियाज और स्पिरिट इंसान की जो है उससे डेवलप हो रही है ना। हिस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप, कैसे इंसान का आइडियाज़ का डेवलपमेंट हुआ है उससे हम देख सकते हैं, एक नज़रिया देख सकते हैं कि इंसान जैसे बच्चा होता है वो इनोसेंस से कैसे कैसे मैच्योर हुआ है, दैट्स अ हेजल, बट दैट इज़ आइडियलिज्म। बट मार्क्स का कहना था कि हिस्ट्री इज़ ड्रिवन बाय मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन, दैट इज मटेरियलिज्म। तो क्या याद रखोगे? हेजल कि इनमें आइडियलिज्म है और मार्क्स कि में क्या है? मटेरियलिज्म है, दैट इज मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन। अब मटेरियल मैंने पैसा पावर बताया, दैट इज मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशन, आप अपने आप समझ जाओ। टर्न हेजल ऑन हर साइड। डायलेक्टिक इन हिस्ट्री क्या है कि ईच इकोनॉमिक सिस्टम कंटेन्स इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, थीसिस, एंटीथेसिस टू सिंथेसिस। समझ रहे हो कि हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाती हैं और वो ही ट्रांसफॉर्म करती हैं एक नया सिस्टम। तो की फ्रेज आपको क्या है याद रखना है कि मार्क्स स्टूड हेजल्स ऑन हिज फीट, ग्राउंडेड डायलेक्टिक इन मैटर नॉट माइंड। ठीक, सिंपल एग्जांपल आपके लिए अगर मैं कहूँ तो जैसे फ्यूडलिज्म है ना, जिसमें थीसिस है। अब आप कहोगे ये क्या आप पढ़ा रही हो, तो बेटा अभी मैंने आपसे कहा था ना कि इनके मतलब जिनको नहीं पता, अभी हो सकता है कि आप में से कुछ अच्छे बच्चों ने उनके नाम लिख दिया हो, इनका मीनिंग लिख दिया हो, है ना। तो एक जैसे ये समझो कि हम थीसिस मान रहे हैं फ्यूडलिज्म को, ठीक है ना। और चलो उन लोगों ने अगर नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ कि जैसे फ्यूडलिज्म है ना, जहाँ पे हियरार्किकल स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं। सोचो जैसे कैपिटलिज्म है ना, चलो अभी बताती हूँ। फ्यूडलिज्म है जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस चल रही हैं लॉर्ड्स एंड सर्व के बीच में, मतलब एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर चल रहा है कि इनका लैंड है, ये इनका लैंड है, अब ये इनको आपको इस पे काम करना है, इसके बदले ये आपको प्रोटेक्शन देंगे, है ना, वैसा वाला फ्यूडलिज्म चल रहा है, डेट थीसिस। अब उसके खिलाफ लोग गए, रेवोल्यूशन लाए, रेवोल्यूशन से कैपिटलिज्म ले आए, दैट इज सिंथेसिस। सिंथेसिस कैसे हुई? सिंथेसिस ऐसे हुई कि कैपिटलिज्म में क्या हुआ। अच्छा, आपको अगर अंतर नहीं मालूम है तो आप ये समझो कि फ्यूडलिज्म इज लाइक अ हियरार्किकल पावर स्ट्रक्चर, जहाँ पे लोग हियरार्की लेवल पे पावर शेयर कर रहे हैं कि ये लैंड इसका है, ये लैंड इसका है, समझ ऐसे वाला, जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस रह रही हैं लॉर्ड्स एंड सर्व्स के बीच में। वहीं कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म एक ऐसा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस,
प्राइवेट ओनर्स होते हैं, समझ रहे हो, जहाँ हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देख रहे हैं वहाँ पे प्राइवेट चीज़ें हैं, प्राइवेट चीज़ें अपनी चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। बट कम्युनिज्म इज़ वेयर अ सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जहाँ पे लाइक गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है और सबको इक्वली रिसोर्सेस दे रही है। तो अब आपको समझ में आएगा कि फ्यूडलिज्म क्या है, कि जहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है लॉर्ड और सर्फ के बीच में, मालिक के बीच में, और वहीं से रेवोल्यूशन आता है और कैपिटलिज्म आ जाता है जहाँ प्राइवेट ओनरशिप आ जाती है ना, लेबर की तरह लोग काम करने लगते हैं, जहाँ पे वर्किंग क्लास और हमने कैपिटलिस्ट क्लास में हमने अभी स्ट्रगल देखा था। फिर कैपिटलिज्म अपने ओन कॉन्ट्रडिक्शंस, उसमें कुछ अपने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं और इवेंचुअली कम्युनिज्म आ जाता है जहाँ इक्वल रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ अगली चीज़ इकोनॉमिक कोड, डेट इज सरप्लस वैल्यू एक्सप्लॉयटेशन। सरप्लस वैल्यू एंड एक्सप्लॉयटेशन, तो यहाँ पे लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू आती है जहाँ पे वैल्यू ऑफ अ commodity is determined by the amount of human labor required to produce it. The value of a commodity is determined by the amount of human labor required to produce it. That is the labor theory of value. लेकिन सरप्लस वैल्यू क्या होती है कि वर्कर प्रोड्यूस मोर वैल्यू देन दे आर पेड इन वेजेस, द एक्स्ट्रा वैल्यू इज टेकन बाय द कैपिटलिस्ट एज द प्रॉफिट। मतलब काम किसी से 5 घंटे कराना था, अब 5 घंटे में उन्होंने 8 घंटे का काम कर दिया, तो वो जो एक्स्ट्रा 3 घंटे उन्होंने काम कर दिया वो किसका प्रॉफिट हुआ, कैपिटलिस्ट का। तो ये क्या हो गया, सरप्लस वैल्यू। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इन कैपिटलिज्म, कि यही क्या होता है, मैकेनिज्म होता है एक्सप्लॉयटेशन का कैपिटलिज्म में, कि आप एक लिमिटेड टाइम में किसी इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा काम करा ले रहे हो तो उसका पैसा मर रहा है ना। मान लो आपने तय किया था कि 5 घंटे का आपको 500 रुपये मिलेगा, बट आपने 5 घंटे में 8 घंटे का काम करा लिया है ना, तो आपने अपना 3 घंटे का जो आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा देना था वो आपने कम कर लिया और उससे मेहनत ज़्यादा करा ली। डैट इज़ द एक्सप्लॉयटेशन इन कैपिटलिज्म। डास कैपिटल एनालाइज करता है इसको डिटेल में, तो अगर आपने अभी तक इसको नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। और लिटरेचर में ये कैसे आता है, यूजफुल फॉर एनालाइजिंग हाउ नॉवेल्स डिपिक्ट वर्कर्स वेजेस पॉवर्टी और द रिलेशनशिप बिटवीन रिच एंड पुअर करेक्टर्स, ऐसे करके ये लिटरेचर में देखने को मिलता है। ठीक, मार्क्स एंड एंजल्स ऑन लिटरेचर डायरेक्टली अगर हम बात करें तो ये लिटरेचर के बारे में क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये कौन है, ये इकोनॉमिस्ट हैं, है ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि दे नेवर रोड अ सिस्टमेटिक लिटरेरी थ्योरी। इन्होंने कभी भी एक सिस्टमेटिक लिटरेरी थ्योरी नहीं लिखी। इनके आइडियाज़ बहुत बिखरे हुए हैं लेटर्स में, प्रेफेसेस में और भी चीज़ों में, बट लिटरेरी मार्क्सिज्म वाज डेवलप्ड लेटर बाय लेटर क्रिटिक्स, जो हम डे 14 में आपके साथ कवर करेंगे। जो लिटरेरी मार्क्सिज्म, मतलब ये तो मार्क्सिज्म का मेन आइडिया तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का हमने देख लिया कि इनका क्या क्या कहना था। अभी भी बहुत बच्चे ऐसे खोए सोए से होंगे जिनको इतनी राम कहानी होने के बाद ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि सीता कौन है। मुझे मालूम है, तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आपका फाउंडेशन नहीं है, तभी आप बिल्कुल खोए हुए हैं। तो उस फाउंडेशन को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि फाउंडेशन सीरीज़ में जाना है। वहाँ पे मैंने को पूरी कनेक्टिविटी बताई है कि क्या चीज़ लिटरेचर से कैसे जुड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कैसे लिटरेरी थ्योरी, कैसे लिंग्विस्टिक, कैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, है ना, कैसे ब्रिटिश लिटरेचर, कैसे उनकी डिफरेंट एराज, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड क्यों हैं। एम.एच. अब्राहम्स, है ना, उनकी जो ओरिएंटेशंस, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड क्यों हैं, हम ये पढ़ते क्यों हैं। अलग अलग पढ़ रहे हैं तब भी इसमें भी विक्टोरियन एज आ जा रही है, इसमें भी शेक्सपियरियन एज आ जा रही है, तो ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो अगर आपका भी दिमाग में ये आता है कि इतना मुझे पढ़ना क्यों है अलग अलग, तो पहले एक बार वो पूरी कनेक्टिविटी समझो जाके बेटा, अपना फाउंडेशन बनाओ। क्योंकि आपको बुरा लग सकता है, भले ही आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हो, बट आपका बेस नहीं है ना। सुपर स्ट्रक्चर की तो बाद की बात है, तो अपना बेस बनाने के लिए आपको फाउंडेशन सीरीज़ देखनी है जाके। आई कैन ओनली सजेस्ट, द रेस्ट इज़ अप टू यू। आपको जहाँ और मीठी मीठी बातें मिलें, जहाँ आपको लग सकता है कि ये तो मुझे कहीं और कुछ पढ़ने को नहीं कह रहे हैं, तो वहाँ आप पढ़ सकते हो। बट आई डोंट वांट कि आप अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि ऑलरेडी आपने कर लिया है अगर आपको अभी तक कुछ नहीं समझ आया है ना। तो अपना फाउंडेशन क्लियर करने के लिए वो सीरीज़ देख लो, वो बहुत बड़ी नहीं है और उसमें लेक्चर्स भी बहुत लंबे लंबे नहीं है। मतलब हार्डली कोई लेक्चर 1 घंटे का होगा, वरना तो सारे 1 घंटे के अंदर ही है। मतलब
मोस्टली तो 30 ही मिनट के मिलेंगे आपको, है ना। तो वो आप देख लो जाके, भले ही आप 2 दिन लगाओ 3 दिन लगाओ, अपना पेपर 1 पेपर 2 पक्का कर लो। और जैसे मैं आपको पोइट्री पढ़ाऊँ, अब आपको पोइट्री का फॉर्म ही नहीं मालूम है, मैं आपको ड्रामा पढ़ाऊँ, आपको ड्रामा के फॉर्म ही नहीं मालूम है, तो फिर आप टाइप्स ऑफ ड्रामा और जब नहीं मालूम है तो उसकी आप अलग अलग जॉनरा में अलग अलग चीज़ें पढ़ के कर क्या लोगे जब आपका बेस ही नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। हमने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच एंजल्स पढ़े, उनके वर्क पढ़े, उनकी की कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि उनका मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट था क्या, बेस सुपर स्ट्रक्चर का था और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन था, क्लास स्ट्रगल था, आइडियोलॉजी था, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म था, सरप्लस वैल्यू एंड एक्सप्लॉयटेशन था। फिर इनका लिटरेचर पे कैसे डायरेक्टली इम्पैक्ट है, इन्होंने क्या कहा है। तो इनका पहली बात कि इन्होंने डायरेक्टली कुछ ऐसे सिस्टमेटिक लिटरेरी थ्योरी लिखी नहीं है कभी भी, और जो लिटरेरी मार्क्सिज्म है, मतलब लिटरेरी पर्सपेक्टिव से जो मार्क्सिज्म उभर के आया है, वो ऑल लेटर क्रिटिक हैं, जिनके बारे में हम कल बात करेंगे डे 14 में। जो बेल्जिक एग्जाम्पल है एंजल्स का, अब जो बच्चे वहाँ पे सोच रहे होंगे कि आप ये कैसे पढ़ाती हैं कि आपने बताया नहीं, है ना। देखो मैं लाई हूँ लिख के, मुझे मालूम है, ठीक है, बट द थिंग इज आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा जानने की कोशिश करो खुद से, आपके अंदर वो उत्सुकता आनी चाहिए, ठीक। आप ऐसे किसी डेस्क जॉब के लिए तो जाओगे नहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने, यू हैव टू टीच ऑल दिस, ठीक। एंजल्स प्रेस्ड होनरे डे बेल्जिक, अ फ्रेंच कैथोलिक रॉयलिस्ट जो पॉलिटिकली कंजर्वेटिव रहे हैं, बिकॉज हिज नॉवल रिवील्ड द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ वर्कर्स। कॉन्ट्रडिक्शन वर्कर्स मतलब कैपिटलिस्ट क्लास की। फ्रेंच सोसाइटी मोर एक्यूरेटली देन एनी सोशलिस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम, दिस सोर्स लिटरेचर कैन रिवील ट्रुथ्स बियॉन्ड द ऑथर कॉन्शियस इंटेंशन। इसमें ये आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो लिटरेचर है वो ट्रुथ रिवील कर देता है बियॉन्ड ऑथर्स कॉन्शियस इंटेंशंस। मतलब आपको ये बात याद रखनी है। टेंडेंसी और रियलिज्म क्या होता है, इन हिज लेटर टू मीना कॉस्ट के 1885 एंड मार्गरेट हार्कनेस आप देख पाओगे कि एंजल्स ने कहा है कि लिटरेचर शुड नॉट फोर्स पॉलिटिकल मैसेज, इंस्टेड रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ सोशल कंडीशंस इज मोर पावरफुल देन एक्सप्लिसिट प्रोपेगेंडा। मतलब टेंडेंसी क्या है कि पॉलिटिकली डायडेटिक लिटरेचर है, बट एंजल्स प्रेफर्ड रियलिज्म, कि लिटरेचर एक फोर्स्ड पॉलिटिकल मैसेज नहीं बनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक पोर्ट्रेल होना चाहिए सोशल कंडीशंस का, कि क्या ज़्यादा पावरफुल है। एक एक्सप्लिसिट प्रोपेगेंडा नहीं रखना है, कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं रखना है फोर्स्ड, आपको एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेल रखना है, दैट इज टेंडेंसी वर्सेस रियलिज्म। ये सारी चीज़ें हम क्या पढ़ रहे हैं, जो फिर से खो गए हैं, सो गए हैं, उनको मैं बता दूं, ये सारी चीज़ें हम लिटरेरी मार्क्सिज्म पे पढ़ रहे हैं कि इन्होंने मार्क्स और एंजल्स ने क्या कहा है लिटरेचर के बारे में। ग्रीक आर्ट की अगर मैं बात करूं तो जो इन द ग्रिंडसी मार्क आस्क, why do we still enjoy Greek art if its material conditions like slavery, mythology are gone? He calls it unequal development. उनका कहना है कि हम ग्रीक आर्ट को enjoy क्यों करते हैं अगर उनकी मटेरियल कंडीशन, स्लेवरी, माइथोलॉजी सारी चीज़ें चली गई हैं। उन्होंने कहा कि ये अनइक्वल डेवलपमेंट है ऑफ आर्ट एंड मटेरियल कंडीशन, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, ही लीव्स ओपन बट इट अनरिलेवेंट, जो आपको याद रखना है ना, ग्रीक आर्ट वाली बात। और दूसरी ये कमोडिटी फेटिज्म एंड लिटरेचर, जिसमें आपको याद रखना है कि जस्टिस कमोडिटीज़ हाइड द लेबर डेट मेड देम, जैसे कि कमोडिटीज़ छुपा लेती हैं लेबर को जो उन्हें बनाती हैं। लिटरेचर में हाइड सोशल रिलेशन एम्बेडेड इन इट, क्रिटिक मस्ट अनकवर दिस, क्रिटिक को इसको अनमास्क करना है, जो बात मैंने आपको ऊपर बताई थी। अब ये सारा मैं की कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें आपको जैसे मैं देती हूँ अपने प्यारे से तरीके में स्मार्ट टेबल में, वो मैं लेके आई हूँ, जिसमें वर्क है, ऑथर है, ईयर है, की कॉन्ट्रीब्यूशन है और नेट रिलेवेंस क्या है, वो भी चीज़ें दे रखी हैं। इससे ज़्यादा एक सीरियस एस्पिरेंट को और क्या चाहिए बताओ, कुछ चाहिए हो, मदद चाहिए हो, मेरे को बताओ, कमेंट डाउन करो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू, ठीक। तो अब ये आपको टेबल कैसे काम आएगी, ये टेबल आपको ऐसे काम आएगी कि यू हैव टू रिवाइज इट, लाइक आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आप नाम देख रहे हो तो आपको याद आ जाना चाहिए कि उनके ऑथर क्या है, उनका ईयर क्या है, उनका की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है,
और जहाँ पे वेरी हाई लिखा है उन्हें तो बिल्कुल मत छोड़ना। जर्मन आइडियोलॉजी क्या है, रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी क्या है, आइडियोलॉजी थ्योरी क्या है, डास कैपिटल, ये सारी चीज़ें जितनी हैं ये आपको याद रखनी है। ठीक, ये देखो बेल्जिक प्रेस्ट, अभी भी अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो डे 11 और डे 12। मार्क्सिस्ट का कॉन्सेप्ट जितने भी हैं वो कैसे लिटरेचर में अप्लाई कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम्पल हैं, है ना। जैसे एलिनेशन में हम देखते हैं कि कैरेक्टर्स फील एस्ट्रेंज, डिह्यूमनाइज्ड एंड डिस्कनेक्टेड, कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपना अलगाव महसूस करते हैं सोसाइटी से, डिह्यूमनाइज्ड महसूस करते हैं। जैसे फ्रेंच काफ्का की मेटामॉर्फोसिस है, जहाँ पे वर्कर बिकेम इंसेक्ट, जो एक इंसान है, जो एक वर्कर है, वो इंसेक्ट बन जाता है जब वो अगली सुबह उठता है और वो सोचता है कि क्या मेरे ऐसे हो जाने से दुनिया में कोई काम रुक रहा है, नहीं, मेरे ऐसे हो जाने से क्या और चीज़ें हो रही हैं, नहीं। मुझे लगता है आपने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी होगी, और अगर आप फ्रेंच काफ्का के बारे में नहीं पढ़े हैं तो आई विल ट्राई कि मैं यहाँ आई बटन में आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से फ्रेंच काफ्का के बारे में जान सकते हैं, है ना। कमोडिटी फेटिज्म, जैसे मैंने बोला, मनी वेल्थ एंड वेल्थ कॉन्सेप्ट्स, एक्सप्लॉयटेशन, तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि और क्या है, ये फॉल्स कॉन्शियसनेस तो आप याद ही रखेंगे, है ना। जैसे वर्किंग क्लास करेक्टर्स हु आइडेंटिफाई विद द रिच, फ्लो चार्ट ये मैंने आपको दिया कि कैसे मार्क्सिज्म इकोनॉमिक्स से उठ के लिटरेरी एनालिसिस तक का सफ़र, लाइक जो मटेरियल रियलिटी होती है डेट इज़ द इकोनॉमिक बेस, वो फोर्सेस और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के साथ मिलती है, जो शेप करती है, और वो शेप होती भी है सुपर स्ट्रक्चर से, जिसमें हमारे पास आता है लॉ, पॉलिटिकल, रिलीजन, आर्ट, लिटरेचर। बस इतना प्यारा फ्लो चार्ट मैं दे रही हूँ ना, तो ऐसे ही मैं सब पढ़ाती हूँ। तो आप अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए, अभी तक अपने दोस्तों को इतला नहीं किए हैं कि आपको ये पढ़ाया जा रहा है इतने अच्छे तरीके से, तो करिए भाई। सुपर स्ट्रक्चर की हमने बात कर ली, लिटरेचर नेचुरलाइजेस क्लास इंटरेस्ट बाय आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी क्या होता है वो भी बता दिया, उसमें फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या होता है वो भी बता दिया मैंने। ये आइडियोलॉजी किसको अनमास्क करनी चाहिए ये भी बता दिया, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी बता दिया कि कैसे मार्क्स और एंजल्स ने स्कैटर्ड आइडियाज़ से बाद में क्रिटिक्स ने इनको फॉर्मलाइज किया है एज अ लिटरेरी थ्योरी, जिसमें ल्यूकास, ग्रामसी, अल्थ्यूजर हमें देखने को मिल रहे हैं, और बाद में ईगल्टन, जेम्सन, विलियम्स भी देखने को मिल रहे हैं, जिनके सब के बारे में हम बात करेंगे डे 14 में। हाई यील्ड पॉइंट्स आपको बेस सुपर स्ट्रक्चर के बारे में याद रखना है कि ये कहाँ हमको देखने को मिले हैं इन द प्रीफेस, है ना। जर्मन आइडियोलॉजी, ओपनिंग लाइन, और एलिनेशन, कम्युनिटी फेटिज्म, फॉल्स कॉन्शियसनेस, सरप्लस वैल्यू, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं, ठीक है। अब ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी हद तक इजी ही हैं, तो आई वांट कि आप इनके आंसर कमेंट डाउन करें, और अगेन आई वांट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एज मच एज पॉसिबल। तो अपना पार्टिसिपेशन दिखाओ, कमेंट डाउन करो आंसर। अब देखो, अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इन सुपर स्ट्रक्चर इन मार्क्सिस्ट थ्योरी इज मोस्ट क्लियरली स्टेटेड इन विच वर्क, है ना, तो आपको इसमें क्या करना है, आपको बस जितना आपने पढ़ा है उसके आंसर देने हैं। बस आप क्या करो, 1 ABCD जो आपको लग रहा हो वो आंसर दे दो। अगला क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ द ऑल हेट्रेड एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स, ये ओपनिंग लाइन किसकी है, जर्मन आइडियोलॉजी। अब मैंने ये आंसर बता दिया क्योंकि इतनी बार पढ़ा दिया तो आपको याद ही हो गया होगा, है ना। अब ये इपॉच मैंने बताया था, ये बताओ। ये क्वेश्चंस देखते जाओ और इनके आंसर यू हैव टू कमेंट डाउन, क्योंकि मैं लिस्ट बना रही हूँ। फिर मेरे से ऐसे शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है, मैम आपने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्योंकि जैसे जैसे हमारे दिन करीब आते जाएंगे ना पेपर के, लाइक अभी तो हम डे 13 पे ही हैं, हम अपनी ये मास्टर सीरीज़ जैसे जैसे कंप्लीट करते जाएंगे। तो आफ्टर मास्टर सीरीज़ मैंने बहुत बड़ी चीज़ें प्लान कर रखी हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि कुछ पेड है या कुछ भी है, बट इट्स मोर ऑफ लाइक कि आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, वो भी आपको पता भी नहीं लगेगा कि ओ वाओ मुझे ये भी आ गया, ऐसे वाला, ठीक। बहुत अच्छे से चीज़ें डिज़ाइन चल रही हैं बैकग्राउंड में, बट यू हैव टू कमेंट डाउन डे 13 के ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, आप वीडियो पॉज करो आंसर दो, वीडियो पॉज करो आंसर दो, मैं तो भी देखूँ कि आप कितनी चीज़ें कैसे कर रहे हो।
कार्ल मार्क्स की टर्न हेजल ऑन हिज हेड रेफर्स टू, ये सारी मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी वही पीवाई के फोकस चीज़ें हैं। ये आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो आपके बनाए हुए हैं इसलिए ऐसे आपने जो पढ़ाया वो क्वेश्चन बना दे। बेटा अभी जब मैं आपको पीवाई क्यू कराऊंगी ना तब आप देखोगे कि कैसे सेम चीज़ें आपको कीवर्ड्स देखने को मिले हैं। ठीक है, कल ऐसा करती हूँ मैं आपको पीवाई क्यूज ही दिखाती हूँ रियल। ठीक, चलो ये वाला 8th वाला, ये देख रहे हो ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें लिख के आ जाती हैं, फिर आप लोग डर जाते हो, फिर वही तुक्का लगाते हो कि जिसकी सबसे लंबी लाइन होगी वही वाला आंसर होगा। ऐसा हर बार नहीं होता है ना। तो क्वेश्चन 8, 9 और 10, इन मार्क्स's literary theory tendency in literature as discussed by Engels referred to। अब ये जो आपको बड़े बड़े वर्ड दिख रहे हैं बट यही बड़े बड़े वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए भी हैं पीवाईक्यू फोकस्ड कंटेंट में। ठीक है, तो आई होप इनके आंसर्स आप कमेंट डाउन करेंगे और आप बताएंगे कि आपको कैसी चीज़ें समझ आ रही हैं, कितने हद तक आ रही हैं, या और भी चीज़ें जो आप चाहते हो कि आप ये इंक्लूड कर लो, ये इंक्लूड कर लो। आई विल ट्राई टू इंक्लूड, और मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट दे रही हूँ। यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट इन द सीरीज़, क्योंकि ये आपको सच में बहुत फ़ायदा करने वाला है। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, अभी जब हम अपने रिवीजन वाले फेज में जाएंगे साइकिल 4th में, तब आप देखोगे कि क्या मज़ा आएगा, है ना। चलो आ गए हैं हम अपने लास्ट सेगमेंट पे, जिसमें हम आपको इनसाइडर स्ट्रेटेजी देते हैं, जिसमें कॉमन ट्रैप्स हैं कि कैसे मार्क्सिज्म के जो बेसिक हैं कि क्या पूछ लिया जाता है। जैसे बेस सुपर स्ट्रक्चर जो है वो प्रीफेस में है, ना कि डास कैपिटल में और ना कि मैनिफेस्टो में। तो ये बहुत ज़्यादा लोग गलत कर देते हैं। तो ये जो कॉमन ट्रैप्स हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं, गड्ढों में गिर जाते हैं, दैट इज़ द थिंग कि आपको ये याद रखना है कि हम आपको कोई मौका नहीं देंगे गड्ढे में गिरने का। और एग्ज़ामिनर के फेवरेट क्वेश्चंस जो हैं इस टॉपिक से वो ये हैं, आप देख पाएंगे कि किस तरह से आते हैं। असर्शन रीज़न हो गया, कोड आइडेंटिफिकेशन हो गया, और ये हमारा आ गया कोई रिवीजन बॉक्स जिसमें हम बात करते हैं कि हमने बेस सुपर स्ट्रक्चर जाना कि बेस इज़ द इकोनॉमिक बेस, जिसमें फोर्सेस और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन आते हैं। बट सुपर स्ट्रक्चर इज़ लाइक जो इससे शेप होता है और इसको शेप करता है, दैट इज़ लॉ, आर्ट, रिलीजन, लिटरेचर, पॉलिटिक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि पैसा होगा तो आपके सारे सपने पूरे होते जाएंगे। दैट इज़ द इकोनॉमिक बेस मेकिंग द सुपर शेपिंग द सुपर स्ट्रक्चर। सोर्स की हमने बात कर ली कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म हो गया, आइडियोलॉजी हो गया, एलिनेशन हो गया। एलिनेशन में मैंने आपको बताया फ्रेंच काफ्का का मेटामॉर्फोसिस, अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। एंजल्स वाली बात हो गई। और ये हम आपको पेपर 1 का कंप्लीट मॉड्यूल भी लेके आए हैं जिसमें समरी भी है, सारी चीज़ें भी हैं, एडिशनल प्रैक्टिस भी हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराने वाले हैं। इन केस यू वॉन्ट टू ज्वाइन, आपको पूरा वेटेज भी बताया जा रहा है कि कैसे कितनी चीज़ें कितने कितने की आती हैं। इफ़ यू वॉन्ट इन दिस इन इंग्लिश टू, आई विल शो यू कि कौन सी चीज़ें कितनी आती हैं। मतलब आप सोच रही है सारा बहुत ऐसे रियल पीवाईक्यूज में लेके आई हूँ। तो अगर अभी तक नहीं आए हो तो आ जाना अभी शाम को, है ना। और एक्स्ट्रा शीट भी है, सारी चीज़ें हैं, तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक, सो इट्स द डे 13 ऑफ योर मास्टर सीरीज़। आई होप आपको समझ आया होगा। और हमने इंग्लिश का आज का अपना लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हमने मार्क्सिज्म के बेसिक्स देखे हैं और कल हम और क्रिटिक देखेंगे जो भी इसको और इवॉल्व कर रहे हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और दैट्स हाउ यू आर on the lean to complete the Marxism, as we have already completed the structuralism. Now it's turn for Marxism. So see you in the next class with another topic and with lots of fun and excitement. और मैं चाहूँगी कि आप एक्टिव पार्टिसिपेट करें क्योंकि आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू गाइस। ओके, see you in the next class, or study wisely not blindly. That's a line stuck in my mind. कल ऐसे बैठे बैठे मेरे को आया और फिर थॉट कि हाँ कितना ज़रूरी है अंधाधुन जो आप लोगों को पढ़ते रहते हो कि आधा इधर पढ़ लिया आधा उधर पढ़ लिया और फिर आप बहुत ही स्मार्ट खान बन के समझते हो आपने सब कवर अप कर लिया। दैट्स नॉट द थिंग, दैट्स नॉट द केस। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी इन अ प्रॉपर लेन। अब आप अपनी ज़िंदगी के रास्तों में कभी इस गली कभी इस गली कभी इस गली, भाई एक सीधा रास्ता पकड़ो, हाईवे पकड़ो और पहुंच जाओ।
तो वही हाईवे हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको. तो यू हैव टू बी इन दिस and be a active participant, be consistent. Okay, that's all for today. See you in the next class.